हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग जो बेटा बात करने चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने बुक थर्ड पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक सेकंड पढ़ लिया, दोनों फाइनल हो गया। आप लोग को बड़ा शॉकिंग लगता होगा। शॉकिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग के माइंड में ये होगा कि सर बुक थर्ड में तो अभी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाकी है, बट ऐसा नहीं है बेटा। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसके पीछे का थोड़ा सा मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। आप लोगों ने बुक जो पढ़ा था, इस बुक में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आपने कंप्लीट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपने कंप्लीट किया, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंप्लीट किया, फिर आपने कॉमन कंप्लीट कर लिया, अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट कर लिया। मीन्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है, इसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर अभी तक लेफ्ट है। आप लोगों को ये समझ में आता होगा कितने चैप्टर लेफ्ट है, ओनली 1 चैप्टर लेफ्ट। अब हम लोग बात करते हैं बुक नंबर सेकंड, जो हम लोग पढ़ रहे थे। वॉल्यूम 2 है हमारा, जो कंपनी का जो वॉल्यूम 2 है, इसमें हम लोग की बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े वो सारी चीजें हम लोगों ने जो पढ़ा वो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं बेटा। हम लोगों ने इसमें पढ़ा, सबसे शुरुआत में पहला चैप्टर है कंपनी अकाउंट का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हम लोगों ने शेयर कैपिटल कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग यहाँ कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ डिवेंचर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था रिटर्न ऑफ द डिस्काउंट एंड लॉसेस ऑफ जो था उसका मैंने रिटर्न ऑफ हम लोगों ने पढ़ा, वो हमारा इशू ऑफ डिवेंचर भी कंप्लीट हुआ। अब पॉइंट आती है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपको लगता होगा कि सर इतना बड़ा टॉपिक, तो अभी जो इस बार पेंडेमिक जो कोविड-19 है, इसके वजह से हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक इसमें लेफ्ट किए गए हैं। तो दो टॉपिक लेफ्ट का मतलब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 2 टॉपिक में क्या चैप्टर कंप्लीट? हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि जो मेथड ऑफ डिवेंचर्स है, देखो ये आप लोगों के सामने मेथड ऑफ डिवेंचर्स 4 है। इन लमसम ऑन मेच्योरिटी, इन लमसम ऑफ मेच्योरिटी पहला है, दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट। ये दोनों है। ये दोनों इस बार सीबीएसई बोर्ड ने इसको क्या किया है, डिलीट किया। बट इससे पहले से ही सीबीएसई बोर्ड जो 2 मेथड थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं बेटा कि थोड़ा सा जो पॉइंट है इसमें वो कौन कौन सा है। जरा थोड़ा नजदीक से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। यहां पे जो वर्ड लिखा है आप लोग देखिए, ये जो है पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट रिडम्पशन बाय द परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर आर नॉट इन अ सिलेबस। ये सिलेबस में नहीं है। दे हैव नॉट बीन डिस्कस, मीन्स इसको बुक में डिस्कस भी नहीं किया गया है। तो हम लोगों के जो 2 मेथड थे, लमसम ऑन मेच्योरिटी और इंस्टॉलमेंट बाय द ड्रॉ ऑन लॉट, ये दोनों खत्म कर दिए गए। तो हमारे पास पर्टिकुलर यही मेथड थे और इतनी सारी चीजें थी, ये भी हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। और अब हमें सिलेबस में कुछ भी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। एट मीन्स ये भी बुक हमारा अब आज फाइनल कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, तो आज से हम लोग एक न्यू बुक, न्यू सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में हम लोग बात करेंगे बेटा कि आज हम लोग वॉल्यूम 1 पे आते हैं। वॉल्यूम में हमने पार्ट ए पढ़ लिया, पार्ट बी भी पढ़ लिया, और हमने पार्ट ए का जो वॉल्यूम 2 था वो भी फाइनल हो गया। अब हमारा जो चैप्टर गिन के काउंट करके बचे हैं वो इसी में पार्टनरशिप बचे हैं, एनपीओ बचा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बचा है, जिसमें आज से हम लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप में हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है अकाउंटिंग फर्म जो होती है उसका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर क्या होता है बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फिर हम लोग गुडविल, इसी कंटिन्यू सीरीज में हम लोग आगे सब चीजों को पढ़ेंगे। तो आज से हमारा वॉल्यूम 1 बुक स्टार्ट होता है। अब इसमें जो पढ़ने की बात आती है बेटा, तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, तो पहला जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग इसके बारे में जो पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है पहली बार आप तो ये जानिए, फिर उसके बाद आप लोग क्या जानेंगे, फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप इज द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 and more persons who have agreed to share the profit carried by all या any one of them acting for all। मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि जो पार्टनरशिप होती है वो एक कंट्रोलेक्चुअल मीन्स म्यूचुअल मीन्स बोला जाए तो आपस में पार्टनर 2 and more than 2 persons का बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है किस लिए एग्रीमेंट होता है? वो एग्रीमेंट होता है कि जो फर्म में पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट आएगा वो आपस में क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे, मीन्स उसको आपस में बांटेंगे। इसलिए उनके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि वो प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। उस फर्म में वर्क जो होगा उन सब में के द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा, जैसे पार्टनरशिप फर्म में उन सब के द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा पार्टनरशिप फर्म के सारे काम को किए जाएंगे। बेटा यहां पे मैंने आपको एक वर्ड ये बोला है कि पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। इसमें कभी भी डेफिनेशन में लॉस मत लिखना। क्यों नहीं बेटा? लॉस को बांटने के लिए कभी ये फर्म लॉस को एग्रीड नहीं होती। सर क्या पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे मेन मोटिव ये होता है बेटा, मेन लोगों का एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। लॉस के लिए तो सोच के कोई बिजनेस करता ही नहीं है। लॉस के लिए सोच के न करने का बिजनेस मतलब इन द सेंस अगर लॉस भी होता है तो पार्टनरों में नहीं डिवाइड किया जाता। वो लॉस तो सर कौन ले जाता है? तो जो उसमें एग्रीमेंट जो किया रहता है उस वो लॉस को बियर करता है, जो उसका मेन होता है पार्टनरशिप में। सर मेन करने का मतलब कि देखो हर पार्टनर नहीं लॉस को कभी भी लॉस में आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करते। वो किस में करते हैं? प्रॉफिट में करते हैं। जैसे माइनर पार्टनर आता है, माइनर पार्टनर जो होता है वो बेटा केवल प्रॉफिट के लिए आता है। वो कभी भी आपके बीच में एग्रीमेंट करेगा, वो लॉस के लिए नहीं करता है, क्योंकि वो भी माइनर मीन्स बिलो द 18 ईयर। तो इसलिए आपके डेफिनेशन में पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप कैसा होता है यहाँ पे? कंट्रोलेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। कंट्रोलेक्चुअल मीन्स कि म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मतलब होता है, आगे मैं बताऊंगा, बिटवीन टू एंड म्यूचुअल का सुन लो हल्का सा, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप पाया जाता है या म्यूचुअल कंट्रोलेक्चुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। म्यूचुअल मतलब एवरी पार्टनर इज द ऑनर एज वेल एज द एजेंट, कि जितने भी पार्टनर होते हैं फॉर्म में, जैसे फॉर्म में ये देखो बेटा, ये मेरा 4 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये चारों आपस में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। म्यूचुअल मतलब कि एवरी पार्टनर इज ऑनर एज वेल एज एजेंट। पार्टनर जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे बेटा? ऑनर भी कहलाएंगे और एज वेल एज एक दूसरे के लिए एजेंट होते हैं। अब एजेंट, अब देखो बेटा, ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म, ये किसके होंगे? फर्म के एजेंट होंगे, और एजेंट ऑफ द पार्टनर, और किसके लिए? यहाँ देखो एजेंट ऑफ द फर्म के भी एजेंट होंगे और साथ साथ एजेंट ऑफ द पार्टनर के लिए भी ये क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। मीन्स की देखो ये एजेंट किसके लिए होंगे? पार्टनर के लिए भी एजेंट होंगे और फर्म के लिए भी हो सकते हैं। फर्म के लिए भी हो सकते हैं और पार्टनर के लिए भी हो सकते हैं, दोनों के लिए एजेंट हो सकते हैं। अब फर्म क्या होता है? फर्म का मतलब बेटा यहाँ पे छोटा सा कर सकते हैं हम लोग। फर्म का मतलब एक तरीके से हम बात यहाँ पे फर्म डाले, यहाँ पार्टनर डाले, दोनों का पहले मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझो। मैंने पहले बताया क्या कि एक ऐसा बिजनेस आप करने के लिए आपस में म्यूचुअली सब लोग अंडरस्टैंडिंग करो और आपस में बाइंडिंग करो। बाइंडिंग का मतलब आप एग्रीमेंट बनाओ आपस में लोगों के बीच में, फिर उसमें से वह काम और उसमें प्रॉफिट को, कि हम प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। नॉट अ लॉस, ओनली प्रॉफिट शेयर बिटवीन, आप आपस में अपने बीच में लोग शेयर को क्या करेंगे? प्रॉफिट को जो होगा उसको शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि उसमें जो वर्क होगा वह उन सब के द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा उस काम को क्या किया जाएगा बेटा? किया जाएगा। सबके द्वारा या उन सब में से उन सब में से किसी एक के द्वारा काम को क्या होता है? उस बिजनेस में किया जाता है। तो उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं बेटा? पार्टनरशिप। अब देखो बेटा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाओ चाहे मत करवाओ, वो आपके ऊपर होता है। ठीक बेटा, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कंपलसरी। अब पार्टनरशिप के लिए बेटा एक एक्ट होता है, उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। वही इसको क्या करती है? इस एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। वही एक्ट इसमें क्या करते हैं? कंट्रोलिंग बॉडी इसकी होती है पार्टनरशिप बिजनेस की। अब ये सारी चीज तो आए थे। पॉइंट अब हमारा ये आता है कि पार्टनर क्या होते हैं। देखो, पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू
ए पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनरशिप मीन्स किसी भी जो पार्टनरशिप में कोई भी जो पर्सन्स होते हैं इनटू पर्सन्स की बात क्या बेटा, यहाँ पर्सन्स आपके दोनों आ सकते हैं। नेचुरल पर्सन की बात कर लो, किसकी बात करते हैं हम लोग बेटा, नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन। और आप लोग जानते हो दोनों, नेचुरल पर्सन मीन्स विच पर्सन्स मेड बाय गॉड और विच पर्सन्स मेड बाय पीपुल, तो उसको हम लोग किसके नाम से, आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विथ वन अदर इंडिविजुअली, वन अदर एक दूसरे के लिए, वो क्या होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मीन्स सिंगल और कॉल्ड द पार्टनर। मीन्स ए के लिए बी क्या कहलाएगा, पार्टनर, बी के लिए ए पार्टनर कहलाएगा। यहाँ पे वन अदर एक दूसरे के लिए यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये इसका ये पार्टनर कहलाएगा, इसका ये पार्टनर कहलाएगा, इसका ये पार्टनर कहलाएगा, इसका ये पार्टनर कहलाएगा, सी का डी पार्ट, डी का सी पार्टनर, डी का बी का पार्टनर, डी का ए बी पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के लिए इंडिविजुअली जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग एक एक पर्सन को क्या कहते हैं बेटा, पार्टनर। अ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विथ वन अदर कलेक्टिवली मीन्स जब एक साथ वहां पे एक दूसरे के लिए वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जब कोई भी पर्सन किसी भी जगह पे एक दूसरे के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, मीन्स ये जो बड़ा सा हमने बॉक्स बनाया, तो एक साथ दूसरे के लिए जब घुसते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, फर्म। क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा, फर्म। फर्म को ही हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्म बोलो या पार्टनरशिप बोलो, यही दोनों बातें हो सकती है। अब बात आपको समझ आया कि एक पूरे ग्रुप को, पार्टनर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, फर्म, और इंडिविजुअल को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, पार्टनर ही उस बिजनेस में वर्क को करता है और वो जो करेगा वो सबके लिए करता है। इसमें जो भी एक व्यक्ति है वो काम सबके लिए करता है बेटा। अब बात हमारे यहाँ पे बेटा आती है, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप की बात की हम लोग। देखो अब इसमें म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, हल्का सा हम यहाँ पे इरेज करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। देखो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है हमारे पे यहाँ कि जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन है बेटा। फर्म में केवल काम कौन कर रहा है, ए। कोई भी किसी से साथ में एग्रीमेंट करता है, क्या करता है बेटा, एग्रीमेंट करता है। तो जो ए वर्क कर रहा है वो केवल पर्टिकुलर अपने नाम से नहीं कर रहा है, वो किसके नाम से कर रहा है बेटा, फर्म के नाम से। किसके नाम से वो एग्रीमेंट करता है, मान लो ये गया किसके साथ बेटा, जो सप्लायर है, सप्लायर से एग्रीमेंट कर लिया। और उस केस में सपोज करो एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपका इतना सेल कर दूंगा, या कोई प्रोडक्ट हुआ इसका इतना मैं सेल कर दूंगा, लेकिन सप्लायर के इतने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए, तो उस केस में अगर कोई भी इस पर्सन के ऊपर पेनाल्टी या कोई भी फाइन बेटा जब इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा तो पर्टिकुलर ए के ऊपर नहीं चार्ज होगा, क्योंकि ए जो यहां लिखा है ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां पे जो है वो एनी ऑफ देम मतलब इनमें से कोई एक, तो इनमें से कोई एक ए कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। तो यही जो इसका रिलेशनशिप होता है यही म्यूचुअल एजेंसी बनती है। मीन्स कि ये अब इस कंडीशंस में ये क्या करेगा, ये जो है ए पूरे ए बी सी इस फाइन इस पेनाल्टी यहां जितना भी होगा उन सबकी पैसे की भरपाई कौन करेगा, ए बी सी तीनों अपने रेशियो में जो भी उनके में होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मीन्स कि कौन जब तीनों मिल जाता तो कौन करेगा बेटा, फर्म। ये इंडिविजुअल ए नहीं करेगा, ए इंडिविजुअल नहीं करेगा, क्योंकि ए जो काम करता है वो सबके लिए करता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप यही बताया गया है कि यहाँ पे जो होता है ए जो होता है वो एजेंट होता है, किसका, ए किसका एजेंट होगा, फर्म का। ए किसका एजेंट होगा, फर्म का। और एजेंट के बाद ऑनर, मैंने बोला है ऑनर भी है। ऑनर का मतलब बेटा आप जानते हो कि ये एक तरीके से मालिक भी बोला जाता है,
या मैंने एवरी पार्टनर इज द ऑनर एज वेल एज एजेंट। एजेंट भी होता है, ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है। ए एजेंट है किसका? फर्म का। क्यों? क्योंकि फर्म की तरफ से इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। किसकी तरफ से वर्क कर रहा है? फर्म की तरफ से ये इसके साथ काम कर रहा है। किसके साथ? आउटसाइडरों के साथ एग्रीमेंट करता है, आउटसाइडर के साथ एग्रीमेंट करता है, इसलिए उस समय वो क्या कहलाएगा? फर्म का एजेंट, जब फर्म की तरफ से काम करेगा। ठीक है, फर्म का एजेंट कहलाएगा। और वो ऑनर कब होगा? जब वो फर्म से क्या करेगा? अपने पूरे, मान लो इसमें वो फर्म से हर चीज के बारे में जो रिपोर्ट मांगेगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, हर चीज के बारे में जब वो एक तरीके से रिपोर्टिंग करेगा, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेगा, इस पर्पज से जितनी भी चीजों को मांगता है, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है बेटा? आपका ऑनर बन जाता है। इसलिए यहां पे जो रिलेशन होता है ऑनर एज वेल एज एजेंट का, किसका होता है? एवरी पार्टनर का बात करते हैं बेटा। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी पेनाल्टी हुई, जो भी फाइन हुआ, तो मीन्स फर्म में जितने भी पेनाल्टी फर्म होते हैं, इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल जानते हो कौन होता है? पार्टनर होता है। पार्टनर का मतलब ऑनर। ऑनर ही जो फर्म पार्टनरशिप फर्म में होता है वो क्या कहलाता है? जो पार्टनर होता है वही क्या कहलाता है? आपका ऑनर कहलाता है। तो हर एक्टिविटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? पार्टनर। पार्टनर ही आपका क्या होता है? इसमें ऑनर होता है। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टनर होता है वो कितने रोल प्ले करता है? 2 रोल प्ले करता है। फर्स्ट रोल इज एजेंट, सेकंड रोल इज आपका किसका करता है? सेकंड रोल ये ऑनर का प्ले करता है। ये डबल रोल इसमें करता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा थोड़ी सी पॉइंट इसी की बात में कि जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो भी होते हैं कि जो ऑनर होता है अपनी बिजनेस से क्या माना जाता है बेटा? सेपरेट। ऑनर जो होता है बिजनेस से क्या माना जाता है? वहां पे सेपरेट। बट पार्टनरशिप में जो इसका नेचर ऑफ पार्टनरशिप होता है बेटा, वो देखो हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया बेटा? कि जो फॉर्म में हम लोग बात करते हैं एक तरीके से जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बेटा देखो मैंने क्या लिखा ये है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स नेचर जो बताया गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग चलेंगे। लीगल का मतलब होता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पार्टनर्स की क्रिएट हुई तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे ऑफ कौन करेगा। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मीन्स उसका पर्सनल एक्टिविटीज अलग होता है पार्टनर्स का और फर्म की एक्टिविटीज अलग होती है। रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अलग सोचेंगे, नेचर इसका डबल होता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, कि जो पार्टनर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है, जो भी एक्टिविटीज की जाती है, वो चाहे सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाए या जो भी यहाँ काम किया जाएगा एक्टिंग फॉर ऑल के लिए किया जाता है, एक पर्सन करे या सारे पर्सन करे। तो जितनी भी यहाँ पे हमारा लीगल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हम लोग बोले तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? बिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो किसी फर्म पे जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कि उसका जो ऑब्लिगेशन होगा वो कौन पे करेगा? पार्टनर ही पे करते हैं। इसका मतलब मैंने लिखा बेटा इट मीन्स फर्म्स डेप्ट। फर्म का जो डेप्ट होता है, डेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लायबिलिटी कैन पे फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स। क्या बेटा? प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर का जो प्राइवेट एसेट्स होता है, प्राइवेट एसेट्स का मतलब कि जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स होते हैं। पर्सनल एसेट्स इन द सेंस का नहीं मतलब कि जैसे यहां पे बेटा ए बी सी, ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी, इस दोनों के द्वारा बिजनेस में 10,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। कितना बेटा? 10 तीनों लोगों ने लगाया। बट कहीं ऐसा लॉस आ गया, कोई ऐसी लायबिलिटीज आ गई जो 40,000 की हो गई। कितनी हो गई बेटा? कोई ऐसा बिजनेस कर रहा था 40,000 की लॉस आ गया। ये 40,000 का मेरा एक डेप्ट आ गया।
अब फर्म क्या कर रहा है बेटा, पे ऑफ कितना करेगा, मान लो फर्म के पास में जो इनके 10,000 थे वो पे ऑफ कर देगा, तभी अभी फर्म को कितना देना नीड पड़ेगा, फर्म को अभी भी 10,000 देना है। तो इस 10,000 को कैसे कौन देगा, अब ये आप लोग कहेंगे फर्म में है नहीं, बिजनेस में है नहीं, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी मीन्स इन्होंने ये क्या लगाया था बेटा, कैपिटल ही तो बोलते हो आप लोग, जो इन्होंने इनिशिएट लगाया था 10,000, सारा कैपिटल को पे ऑफ करने के बाद में भी 10,000 एक्सेस हुआ, ये क्या बेटा हमारा 10,000 एक्सेस है, तो इसको पे ऑफ कौन करेगा, तो इसको ये कहा गया है कि इस जितने भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, जितना भी ऑब्लिगेशन आएगा, उस ऑब्लिगेशन को पार्टनर से अलग नहीं कहा गया, मीन्स कि तब ए बी और सी पार्टनर का जो प्राइवेट एसेट्स होगा, प्राइवेट एसेट्स का मतलब समझते हो आप लोग, उसका जो पर्सनल एसेट्स होगा, उसके बिल्डिंग, उसके कार, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया जाएगा, उसमें से ये फिर 10,000 को किया जाएगा, और कैसे, सारे लोगों में इक्वली, यहाँ पे लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, 10,000 का मीन्स बताओ तो यहाँ तक 3 सबको पे ऑफ करना पड़ेगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ में, बात समझ गए, यहाँ यही कहा गया, इट मीन्स फर्म्स डेब्ट कैन बी पेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ यहाँ क्या लिखा, इफ द फर्म्स इज नॉट एबल टू पे, यहां भी तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी थी, 30,000 की थी, उस कंडीशन होगा, हर कंडीशंस में नहीं पे ऑफ करना, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे मीन्स फर्म की सारी प्रॉपर्टी, फर्म की सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करने के बाद भी अगर फर्म में पास कुछ नहीं बचता है तो बेटा सॉरी उस फर्म के पास अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो उस कंडीशंस में ये क्या किया जाएगा बेटा, 10,000 जो पार्टनर एबीसी है उनका पर्सनल एसेट सोल्ड करके तब उनको क्या किया जाएगा, पे इट्स लायबिलिटीज, उस लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पे करेंगे। अच्छा एक पॉइंट तो ये आप लोगों ने पढ़ा बेटा, दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग यहीं से इरेज करते हैं, हमने बताया था ये तो मेरा हो गया बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स की कोई अगर हमारे ऊपर लायबिलिटी आती है तो उसको हम लोग कैसे, उस कंडीशंस में इसको सेपरेट नहीं माना जाता, बट पार्टनरशिप यहां पे जो था पार्टनरशिप, नोट देखना मैंने नोट देखा, पार्टनरशिप इज अ सेपरेटेड बिजनेस एंटिटी, क्या होता है ये यहां भी बोल रहा है सेपरेटेड बिजनेस एंटिटी, आप लोगों को ये लाइन मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इट सेपरेटेड बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जब अकाउंटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में पार्टनर के पर्सनल यहाँ एक्टिविटीज को नहीं लिखा जाएगा, केवल किससे रिलेटेड, बिजनेस की जो मीन्स पार्टनरशिप की से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी उसी एक्टिविटीज की हम लोग बात करेंगे, और कोई एक्टिविटीज को यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे, किसी पर्सनल की एक्टिविटीज की हम लोग बात नहीं करते, दैट इज क्लियर बेटा। आप लोगों ने देखा पार्टनरशिप के बारे में मैंने पूरा बता दिया, अभी फंडामेंटल वर्ड बचा हुआ, तो एक बार हम लोग क्लियर रिवीजन करते हैं हल्का सा। पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 and more than 2 persons आपस में कंसेप्चुअली रिलेशनशिप करते हैं, किसी भी काम को उन सब में से किसी एक के द्वारा या उन सभी के द्वारा काम करने के लिए, तो उसे हम लोग किसी नाम पार्टनरशिप के नाम जाते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी आपस में शेयर करने के लिए, लॉस को शेयर करने के लिए कभी भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बात समझ में आ गई। और पार्टनर क्या होते हैं, इंडिविजुअली हर पर्सन जो फर्म के लिए एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं बेटा, उनको क्या कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है। जब कलेक्टिवली उनको सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली किस नाम से हम लोग जानते हैं, फर्म के नाम से जानते हैं, फर्म बोले या पार्टनरशिप फर्म बोले, बात दोनों सही हुई। उसके बाद हमारा बेटा मैंने ये बताया था कि इसमें जो भी होता है इनको इसका नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का, कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या किया जाता है, पार्टनर्स को उनके जो फर्म होता है उससे सेपरेट नहीं माना जाता। उस कंडीशन में अगर पार्टनरशिप फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करती है और उसके पास प्रॉपर पेमेंट न होने के कंडीशंस में वो क्या करेगा कि वो उस चीज को अब जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्राइवेट एसेट से फुलफिल करता है, उनको प्राइवेट एसेट से पेमेंट करना पड़ता है। दूसरी पॉइंट हमारी आती बेटा, ये पॉइंट आता है कि अगर क्या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों क्या होते हैं, सेपरेट माने जाते हैं, और उसमें क्या होता है केवल पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड ही अकाउंटिंग एंट्री की जाती है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हमारा आता है बेटा फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम लोग जानते हैं फंडामेंटल का मतलब जो होता है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रूल्स ऑफ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको सिंपल शब्दों में एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक
रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक रूल ऑफ, यहाँ पे क्या है बेटा, देखो बेटा, तो हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एबीसी 3 पार्टनर हैं और ये क्या करते हैं, विल डिसाइड सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस, कुछ ये क्या करते हैं, टर्म और कंडीशंस डिसाइड करते हैं। वो किससे रिलेटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से और कैपिटल कंट्रीब्यूशन से, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, उससे रिलेटेड। उसी का ये क्या बनाते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उसी एग्रीमेंट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। और जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन लिखे गए होते हैं, जिससे पार्टनर से रिलेटेड किस चीज के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और साथ साथ में कैपिटल कंट्रीब्यूशन का। और पार्टनरशिप डीड जो होता है बेटा, वो मेरा 2 तरीके से हो सकता है, ओरल और दूसरा क्या हो सकता है, रिटन, दोनों हो सकता है। और ओरल भी हो सकता है, रिटन, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि ज्यादातर रिटन ओरल कैसे हो सकता है, बट ओरल भी होता है बेटा। कुछ कंडीशन में ओरल रिटन दोनों हो सकते हैं, कुछ कंडीशन में केवल ओरल या रिटन हो सकते हैं। ऐसे भी पार्टनरशिप डीड हमारे होते हैं, जिसमें क्या होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। बट अगर किसी कंडीशंस में, और ये पार्टनरशिप डीड पे जो साइन करता है वो सभी पार्टनरों के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया होता है। उसके बाद कोई भी, सपोज करिए, अगर टर्म एंड कंडीशंस आर नॉट डिसाइडेड, अगर कोई टर्म एंड कंडीशन डिसाइड नहीं किया गया होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे रूल और रेगुलेशन आपको उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, अप्लीकेबल हो जाएंगे। मीन्स की यही जो हमने बात बताया, बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग, कौन से सारे बेसिक, यहाँ पे जो बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग होंगे वो सारे उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे, किसपे, पार्टनरशिप एक्ट के। इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग क्या होता है, इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पार्टनरशिप एक्ट के जितने भी 1932 के सारे रूल्स गिवन होंगे वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे बेटा, बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग, इसमें फंडामेंटल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आज हमारा क्लास हम लोग यही करते हैं बंद, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप डीड से, उसमें हम लोग क्वेश्चन वहीं से न्यूमेरिकल चीजें करना हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, तो हम लोग बेटा चलते हैं बेटा, बाय बाय, सी यू।